Good evening, students. So, this is our lecture number 5 on the Code of Civil Procedure 1908. तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने अपने लेक्चर को कंक्लूड किया था बाय डूइंग ऑर्डर 7 रूल 14 क्लॉज 4. ठीक है, उसको हमने कंप्लीट किया था. उसके बाद अब उसको दोबारा रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है. बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने समझा था रिगार्डिंग द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट नीडेड टू बी प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ द प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट. कब तक उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है ये हमने अच्छे से समझा था. हमने ये भी समझा था कि कैसे जो टर्म प्लेंटिव विटनेसेस यूज हुआ है अंडर ऑर्डर 14 रूल 4 क्लॉज 4 वो एक लेजिस्लेटिव एरर है और उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है विथ डिफेंडेंट्स विटनेसेस. इज दैट क्लियर? ठीक है, आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है एफिडेविट. एफिडेविट काफ़ी डिटेल में हम लोग करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कितने प्रकार के पार्टीज होते हैं एक सूट में. फिर हम लोग करेंगे प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट और फिर हम लोग कॉज ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग एक दो केस लॉस थे जो आपको करवाने थे वो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पर मैं जो भी ये लेक्चर्स बनाता हूँ उसके नोट्स आपको फ्री ऑफ चार्ज मिल जाएंगे. ठीक है, तो अपने लेक्चर को शुरू करते हैं आज के. तो एफिडेविट का एक ओवरव्यू हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में ले लिया है. हमने समझ लिया है कि बेसिकली एफिडेविट होता क्या है. अगर आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो एफिडेविट इज अ स्टेटमेंट. एफिडेविट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट ऑफ द डेपोनेंट ऑन ओथ. ठीक है, ये जनरली राइटिंग के फॉर्मेट में होता है. ठीक है, और इसको एफर्मेशन जो प्रोवाइड किया जाता है वो ओथ के थ्रू किया जाता है. ठीक है, हमने ये समझा था कि एफिडेविट क्या होता है कि भाई मेरे को जो नॉलेज है वो मैं उस एफिडेविट में डाल के दे रहा हूं. ये मैंने आपको समझाया था ये चीज़ काफ़ी अच्छे से. अब एफिडेविट में हमने ये भी समझा था कि दैट द एफिडेविट मस्ट बी ऑन ओथ. अब यहां पे ये ओथ का जो एंगल है इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई द एफिडेविट मस्ट बी ऑन ओथ. ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पहले तो हम ये समझेंगे कि ओथ क्यों होना चाहिए एंड दूसरी चीज हम ये समझेंगे कि ओथ एडमिनिस्टर करने की पावर किसके पास होती है. देखिए, ओथ पे हम एफिडेविट क्यों सबमिट करवाते हैं? बिकॉज अगर कोई बंदा एफिडेविट में कोई बात गलत कह रहा होगा, कोई बात झूठी कह रहा होगा, कोर्ट को भटकाने के लिए कह रहा होगा, तो उसके अगेंस्ट में हम प्रोसिक्यूशन चालू कर सके बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 211 ऑफ BNS. ये हमने समझा था. ठीक है, अब ओथ एडमिनिस्टर कौन करता है ये हमें समझना है. तो इसके लिए हम लोग रेफर करेंगे सेक्शन 139 को. अब उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या एफिडेविट इज अ पीस ऑफ एविडेंस? द आंसर इज नो. एफिडेविट इज नॉट अ पीस ऑफ एविडेंस. व्हाई? बिकॉज सेक्शन 1 ऑफ BSA एंड which corresponds to section 1 of Indian Evidence Act categorically states this, clearly states this, that affidavit is not a piece of evidence. Why affidavit is not a piece of evidence? Because when you state a fact in affidavit, तुम उन्हीं फैक्ट्स को स्टेट करते हो जो तुम्हारे फेवर में जाती है. तो भैया अगर उसको हम एज एन एविडेंस यूज करने के लिए अलाउ कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे तो भाई जो बंदा एफिडेविट दे रहा है वो बोलेगा कि भाई मैंने ये बातें बोली, ये सारी की सारी बातें सच हैं, इनको एविडेंस मानो और दूसरे पार्टी केस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो. ये तो नहीं हो सकता है ना. तो एफिडेविट जो है इट इज नॉट अ पीस ऑफ एविडेंस. अब हम लोग ये समझेंगे कि ओथ एडमिनिस्टर करने की पावर किसके किसके पास होती है. तो फॉर दैट विल रेफर टू सेक्शन 139 ऑफ CPC. Oath on affidavit by whom to be administered. In the case of any affidavit under this code, any court or magistrate or any notary appointed under the Notaries Act 1952, any officer or other person whom a high court may appoint in this behalf, any officer appointed by any other court which the state government has generally or specially empowered in this behalf. ठीक है, तो हमें क्या समझ में आ गया कि ओथ एडमिनिस्टर करने की पावर सबसे पहले किसके पास है? कोर्ट या फिर मैजिस्ट्रेट के पास. ठीक है, उसके बाद किसके पास है? नोटरी के पास, ड्यूली अपॉइंटेड इन द नोटरीज एक्ट 1952. फिर एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट. ठीक है, एंड एट लास्ट बाय एनी कोर्ट जिसको स्पेशली इंपावर्ड किया गया हो बाय द स्टेट गवर्नमेंट.
ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका ये कमर्शियल कोर्ट वगैरह इसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, ये होते हैं, ये सारे के सारे बंदे जो हैं ओथ एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जब मैं बात करता हूँ ओथ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि भाई गीता पे हाथ रखवा के आपसे कसम खिलवाया जाएगा कि आप जो कह रहे हो सच कह रहे हो, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो ये होता है कि आप जनरल जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो यही होता है कि जो वकील होता है ना, वो खुद ही एफिडेविट तैयार कर देता है, उसमें फैक्ट्स वगैरह लिख देता है, उसको फिर ले जाया जाता है एक नोटरी के पास। अगल बगल आप अपने एक मोहल्ले में घूमेंगे, आपको कई सारे नोटरीज मिल जाएंगे, या फिर अगर कोर्ट कचहरी भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे बैठे हुए जो नोटरी होते हैं, वो उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं, और वही बेसिकली आपका ओथ होता है। ये आपको आसान शब्दों में समझा दे रहा हूँ, बेस जो प्रोसीजर फॉलो होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझ लिया था कि भाई एफिडेविट का इतना कोई खास यूज़ है नहीं। क्यों नहीं है यूज़? बिकॉज एफिडेविट कोई पीस ऑफ एविडेंस तो है नहीं। ठीक है, बट उसको फॉलो इसलिए करवाया जाता है ताकि भाई बंदा जो है अगर वो कोई भी बात गलत बोल रहा है, ठीक है, कोई भी झूठी बात अगर वो स्टेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकें। अब हम लोग ये समझेंगे कि एफिडेविट का यूज़ कहाँ पर है, कहाँ पर हम एफिडेविट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर दैट विल रेफर टू ऑर्डर 18 रूल 4। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, फिर इसको हम लोग रिलेट भी करेंगे ऑर्डर 19 रूल 1 के साथ। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन एवरी केस द एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ अ विटनेस शैल बी ऑन एफिडेविट एंड कॉपीज देयरऑफ शैल बी सप्लाइड टू द ऑपोजिट पार्टी बाय एनी पार्टी हु कॉल्स हिम फॉर एविडेंस। अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं जो मैंने कई बार समझाई है, बट दोबारा समझाता हूं। जनरली जब एक विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाता है, ठीक है, या फिर जब लिस्ट ऑफ विटनेसेस सबमिट किए जाते हैं, तो हर एक विटनेस जो होता है ना, वो 3 प्रोसेस से गुजरता है या गुजर सकता है। पहले आपका आता है एग्जामिनेशन इन चीफ, देन होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, एंड एट एंड होता है री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है? मतलब मान लो मैं प्लेंटिफ हूं, मैंने अपने विटनेस को बुलाया, वो बंदा आके कोर्ट में बताएगा कि वो उसने क्या देखा है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर ट्रेसपास का केस था तो मैंने अपने नेबर को बुला लिया। ठीक है, मैं प्लेंटिफ हूँ, मैंने अपने नेबर को बुला लिया, नेबर ने एक जो डिफेंडेंट है उसको ट्रेसपास करते हुए देखा था, तो वो आएगा कोर्ट में बताएगा कि रात के 9 बजे थे, मैं ब्रश कर रहा था बालकनी में खड़े होके और मैंने देखा कि जो मेरे नेबर भाई साहब हैं उनके प्रॉपर्टी में ये जो डिफेंडेंट है ये घुस रहा था। ठीक है, जो भी उसने चीज़ें देखी वो उसको स्टेट करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है कि अब भाई उस बंदे ने ये चीज़ कह दिया, अब जो उसने जो एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया, जो उसने एविडेंस ओरली प्रोड्यूस कर दिया कोर्ट के अंदर, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू जो ऑपोजिट पार्टी यानी डिफेंडेंट है वो डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करेगा। और अगर इफ इन द केस वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर उसका री एग्जामिनेशन करके जो उसकी क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय किया गया था, उसको जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया था वो उसको रीइंस्टेट करने का प्रयास करेगा। ये पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है। इतना आपको क्लियर हो गया? विटनेस डिफेंडेंट भी अपने बुला सकता है, विटनेस प्लेंटिफ भी अपने बुला सकता है। जब भी विटनेस को बुलाया जाएगा तो ये वो इन 3 प्रोसेस से गुजर सकता है। ठीक है, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ गुजर सकता है? बिकॉज इसमें से सिर्फ एग्जामिनेशन इन चीफ ही मैंडेटरी होता है और क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन जो है वो डिस्क्रिशनरी होता है। मतलब मान लो मैंने एग्जामिनेशन चीफ किया अपने विटनेस का, ऑपोजिट पार्टी के पास कोई ऐसा हथियार है ही नहीं जिसके थ्रू वो उसकी क्रेडिबिलिटी को स्ट्रक कर सकें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब जो ये बातें बोल दिया, हम इसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है री एग्जामिनेशन भी नहीं होगा। या फिर उसने क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो जो प्लेंटिफ है जिसने विटनेस को बुलाया था उसके पास क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कुछ बचा ही नहीं, तो वो री एग्जामिनेशन नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, प्रोवाइजो पे आते हैं एक बार। सॉरी, इसको दोबारा सॉरी मैं आपको पूरा बताया नहीं। इन एवरी केस द एग्जामिनेशन चीफ ऑफ विटनेस शैल बी, इसको ध्यान से पढ़िएगा, शैल बी ऑन एफिडेविट एंड कॉपीज देयरऑफ शैल बी सप्लाइड टू द ऑपोजिट पार्टी बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम फॉर एविडेंस। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, लिस्ट ऑफ विटनेसेस को सबमिट किया गया। सपोज प्लेंटिफ जो है वो सबमिट करता है कि वो 20 विटनेसेस को कोर्ट में बुलाएगा अपने केस को स्ट्रांग बनाने के लिए। अब सोचो 20 विटनेसेस का अगर एग्जामिनेशन इन चीफ होगा तो कितना टाइम लगेगा कोर्ट का? बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा कोर्ट का। ठीक है, तो ये जो कोर्ट का इतना प्रीशियस टाइम है, इसको बचाने के लिए 2002 में अमेंडमेंट लाया गया और उसके थ्रू ये कहा गया कि भैया आप एक काम करो, ठीक है, आप करो ये कि जो आपके विटनेस हैं उनका एग्जामिनेशन इन चीफ आप खुद ही कर लो। खुद ही कर लो मतलब क्या? उनकी जितनी बातें उनको रिकॉर्ड कर लो, उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर लो और उन स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करके ऑपोजिट पार्टी को भेज दो विद एन एफिडेविट कि भाई ये बंदा जो भी कह रहा है सच कह रहा है, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, विद एन एफिडेविट इसको ऑपोजिट पार्टी को भेज दो और उसकी एक कॉपी कोर्ट में भी सबमिट कर दो।
समझ में आ गया आपको ये चीज? अब इससे क्या होगा, इससे कोर्ट का जो प्रीशियस टाइम है वो बचेगा। 2002 के अमेंडमेंट्स इसको ऐड किया गया है, ठीक है। हाँ, तो जो कोर्ट का प्रीशियस टाइम है वो बचेगा इसकी वजह से। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जो ऑर्डर 18 रूल 4 क्लॉज 1 है वो ये कह रहा है कि इट इज मैंडेटरी टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन चीफ ऑन एफिडेविट। क्या मैं बोल रहा हूं, मैंडेटरी। और कैसे किया जाएगा कि भाई ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे विटनेसेस हैं तो सबका मतलब कोर्ट में करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक काम करो, इनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करो। मतलब क्या होता है ना, जो वकील है ना, जो आपके काउंसिल होते हैं, जो आपके एडवोकेट होते हैं, वो यही करते हैं कि एक स्टेटमेंट तैयार कर देते हैं, उसकी कॉपी ऑपोजिट पार्टी को भेज देते हैं और एक कोर्ट में सबमिट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाता है कि एग्जामिनेशन चीफ इसकी हो गई है। अब जो वो स्टेटमेंट उसके रिकॉर्ड करके भेजे गए हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, उसको ऑपोजिट पार्टी पढ़ेगी, उसको पढ़ के फिर वो अपना क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अपना क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार कर लेगी। इज दैट क्लियर आपको? अब इससे क्या हो रहा है, कोर्ट का जो प्रीशियस टाइम है उसको बचाया जा रहा है। अब ये सारे पार्ट को आप स्किप कर दीजिए, सीधा क्लॉज 2 पे आ जाइए। The evidence, cross examination and re examination of the witness in attendance का मतलब क्या है, in person, whose evidence by affidavit has been furnished to the court shall be taken either by the court or by the commissioner appointed by it। अब अगर ऐसा केस हुआ है कि भैया मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा विटनेस था उसका एग्जामिनेशन इन चीफ का एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसको भेज दिया कोर्ट में और ऑपोजिट पार्टी को, लेकिन उसका जो क्रॉस एग्जामिनेशन और जो उसका री एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ कोर्ट के सामने और कमिश्नर के सामने ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तो आप एफिडेविट के थ्रू नहीं कर सकते ना। कैसे करोगे भाई, उस बंदे को बुलाना ही पड़ेगा तभी से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा ना। इन पर्सन ही हो सकता है ना क्रॉस एग्जामिनेशन, बिना उससे बात किए कैसे करोगे क्रॉस एग्जामिनेशन आप? तो एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वो एफिडेविट के थ्रू किया जा सकता है, लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन होगा इट विल ओनली बी कंडक्टेड इन पर्सन बिफोर द कोर्ट और कमिश्नर। अच्छा, अभी एक टर्म आ गया कमिश्नर। कमिश्नर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली अब कोर्ट, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जैसे कोर्ट में ना बहुत सारे केसेस लगते हैं, और जैसे आप मूवीज में देखते हो ना कि जज साहब बैठे हुए हैं, दोनों वकील हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कोर्ट का ले रहे हैं, घंटा घंटा भर वहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है जिस तरह आप मूवीज़ में देखते हो। रियल कोर्ट प्रैक्टिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन द मूवीज़, ठीक है। रियलिटी में क्या होता है, कोर्ट में बहुत सारे केसेस लगे होते हैं, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी उन सारे केसेस को निपटाने का प्रयास किया जाता है। अब सपोज उनका क्या कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन कोर्ट में किया जा रहा है, वो घंटा घंटा टाइम ले रहा है, तो इससे बेटर क्या है, कोर्ट क्या करता है ना, कोर्ट कमिश्नर को अपॉइंट करता है। कमिश्नर आपके पुलिस कमिश्नर नहीं होते हैं, इट कैन बी एनी पर्सन, इट कैन बी एन एडवोकेट, इट कैन बी एनी पर्सन, ठीक है। उनको अपॉइंट कर दिया जाता है और वो क्या करते हैं, दोनों पार्टी को बुलाते हैं, जो दोनों पार्टीज हैं वो अपने विटनेसेस को लेके आते हैं और उन विटनेसेस का जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन है वो उस कमिश्नर के सामने किया जाता है। ये कमिश्नर आपके होते हैं। समझ में आ गया आपको ये चीज, ठीक है। फिर से इसको पढ़ लेते हैं। द एविडेंस यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन द विटनेस इन अटेंडेंस हुज एविडेंस यानी एग्जामिनेशन इन चीफ बाय एफिडेविट हैज बीन फर्निश्ड टू द कोर्ट शैल बी टेकन ईदर बाय द कोर्ट और बाय द कमिश्नर। मतलब कि एग्जामिनेशन इन चीफ कैन बी कंडक्टेड बाय एफिडेविट, but cross examination and re examination must be mandatorily conducted in person by either the court or the commissioner. Is that clear? Proviso पे आते हैं। Provided that the court may, while appointing a commission under this sub rule, consider taking into account such relevant factors as it thinks fit। अब मान लो जो विटनेस है वो कोई एक्सपर्ट विटनेस था, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट था, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट था, कुछ भी था, ठीक है, तो उसको नजर में रखते हुए कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा कि भाई वो बंदा जो है, जो कमिश्नर है, वो प्रॉपरली समझ सके कि वो एक्सपर्ट विटनेस क्या बातों को बोल रहा है। क्लियर हो गया आपको ये चीज? नेक्स्ट, द कोर्ट और द कमिश्नर as the case may be shall record evidence either in writing or mechanically in the presence of the judge or of the commissioner। मतलब जो भी evidences हैं उनको in writing या फिर mechanically record किया जाएगा जब अगर मान लो कमिश्नर या कोर्ट जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन को ओवरसी कर रहे हो तो। as the case may be and where such evidence is recorded by the commissioner he shall return such evidence together with his report in writing signed by him to the court appointing him and the evidence taken under it shall form part of the record of the suit। ठीक है, अगर कमिश्नर जो है वो एविडेंसेस को रिकॉर्ड कर रहा है तो वो कोर्ट में सबमिट करेगा जो भी उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की है उस रिगार्डिंग, मतलब जो भी उसने स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया है, अलॉन्ग विथ व्हाट, अलॉन्ग विथ कि उसको जो उसका अपॉइंटमेंट लेटर है एज ए कमिश्नर उसके साथ में। इज दैट क्लियर? क्लॉज 4 पे आते हैं। The commissioner may record such remarks as it thinks material respecting the demeanor of any witness while under examination। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन जो कमिश्नर हैं, ठीक है, जो कमिश्नर है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें
एग्जामिनेशन इन चीफ भी इंक्लूडेड है। अभी कैसे इंक्लूडेड है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मतलब मान लो कमिश्नर के सामने अगर एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन कुछ भी कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो उस समय जो विटनेस का डिमिनर क्या था, मतलब वो क्या बहुत डरा हुआ था, वो क्या बोलते हुए बार बार अपने वकील की तरफ देख रहा था, या फिर उसका वकील उसको बार बार करेक्ट करने का प्रयास कर रहा था, तो इन सारी चीज़ों का जो रिमार्क्स हैं, ठीक है, कि ये सब भी चीज़ें जो है ना वो कमिश्नर को लिख के कोर्ट में सबमिट करने पड़ेंगे। प्रोवाइड दैट एनी ऑब्जेक्शन raised during the recording of evidence before the commissioner shall be recorded by him and decided by the court at the stage of arguments। अब मान लो कमिश्नर के सामने एविडेंसेस को रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो उस वक्त अगर किसी भी पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन रेस किया है, मतलब ऑपोजिट पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन रेस किया है, तो ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट्स इट विल डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि वो जो ऑब्जेक्शंस रेस किए गए थे वो सस्टेनेबल है कि नहीं है। इज दैट क्लियर? Clause 5, the report of the commissioner shall be submitted to the court appointing the commission within 60 days from the date of issue of the commission unless the court for reasons to be recorded in writing extends the time। कमिश्नर साहब को अपॉइंट किया गया था एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए, अगर हाँ तो उनको वो जो रिपोर्ट है ना, जो उनको रिपोर्ट तैयार करनी है, वो रिपोर्ट उनको सबमिट करनी पड़ेगी कोर्ट में विदिन 60 डेज। इसको एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। Clause 6, the high court or the district judge as the case may be shall prepare a panel of commissioners to record the evidence under this rule। अब मान लो सिविल जज जूनियर डिवीजन है, उन्होंने ऑर्डर किया था कमिश्नर को जाके कि तुम एविडेंसेस रिकॉर्ड करो, ठीक है, तो उन्होंने कमिश्नर को ऑर्डर किया है, लेकिन जो इनकी अपॉइंटमेंट होगी इट विल बी डन बाय द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट जज। इज दैट क्लियर? दोनों के पास कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है टू अपॉइंट अ पैनल ऑफ कमिश्नर्स। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। The court may by general or special order fix the amount to be paid as remuneration for the services of the commissioner। मतलब भैया कोर्ट डिसाइड करेगा कि भैया आप कमिश्नर होके जा रहे हो एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए, तो कितना खर्चा पानी आपका होगा वो हम देंगे, जो भी हम देंगे वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, ठीक है। और क्लॉज 8 को आप अभी इग्नोर कर दीजिए, दिस इज नॉट रेलिवेंट अभी के डिस्कशन में। तो आपको इतना क्लियर हुआ कि एफिडेविट का कहाँ पर रोल है, कहाँ पर उसको एज एन एविडेंस भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब एविडेंशियरी वैल्यू के थ्रू भी यूज़ किया जा सकता है। कैसे? बाय एग्जामिनेशन चीफ किया जा रहा है, ठीक है, बंदा जो बात कह रहा है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है, तो उसको विद इन एफिडेविट अगर सबमिट किया जा रहा है, तो एफिडेविट जो है उसका एक चलो यूज तो हमारे सामने आ गया। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ऑर्डर 18 रूल 4 को हम पढ़ते हैं विद ऑर्डर 19 रूल 1। क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ऑर्डर 18 रूल 4 ने ऑर्डर 19 रूल 1 की जो एप्लीकेशन है उसको रिडंडेंट कर दिया, एंड द सेम हैज बीन affirmed by the Supreme Court in Salem Advocates Bar Association Tamil Nadu versus Union of India। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्लॉज 1, सॉरी रूल 1। पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट to be proved by affidavit। Power to order any point to be proved by affidavit। Any court may at any time for sufficient reason order that any particular fact or facts may be proved by affidavit, or that the affidavit of any witness may be read at the hearing on such conditions as the court thinks reasonable। इससे पहले कोर्ट को ना, जो ये आपका ये ऑर्डर 18 रूल 4 है ना, इसमें 2002 के अमेंडमेंट के बाद ही इसको मैंडेटरी किया गया दैट द एग्जामिनेशन इन चीफ मस्ट मैंडेटरली बी मेड ऑन एफिडेविट, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, कोर्ट को डिस्क्रिशन था कि वो यहाँ पर एफिडेविट के थ्रू एविडेंसेस को एडमिट करवा सकती है, या फिर कोर्ट मना भी कर सकती है, एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि इस चीज को मैंडेटरी कर दिया गया है, इसकी वजह से ऑर्डर 19 रूल 1 जो है इट हैज बिकम रिडंडेंट, ठीक है। इसका प्रोवाइजो पढ़ते हैं। Provided that where it appears to the court that either party bona fide desires the production of a witness for cross examination and that such witness can be produced, an order shall not be made authorizing the evidence such witness to be given by affidavit। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ये एक एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल। प्रोवाइड दैट वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट ईदर पार्टी बोना फाइड डिजायर्स द प्रोडक्शन ऑफ ए विटनेस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड दैट सच विटनेस कैन बी प्रोड्यूस्ड, एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड ऑथराइजिंग द एविडेंस सच विटनेस टू बी गिवन बाय एफिडेविट। ठीक है, इसको भी आप स्किप कर दिए, नॉट वेरी मच रेलिवेंट फॉर आवर डिस्कशन। ठीक है, अभी बस इसको समझिए, जो इसका पहला पार्ट है कि बेसिकली अब इसको रिडंडेंट कर दिया गया है बिकॉज ऑफ 2002 अमेंडमेंट। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया? तो हमने सेक्शन 139 कर लिया, ऑर्डर 18 रूल 4 कर लिया, ऑर्डर 19 रूल 1 कर लिया। ठीक है, अच्छा और आपको क्या बताना है? हाँ, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मेरे को समझानी है। देखिए, जनरली हमारे पास दो प्रकार के विटनेसेस होते हैं। एक होते हैं सब्जेक्टिव विटनेसेस
ठीक है, और एक आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव विटनेसेस। सब्जेक्टिव विटनेसेस हम उन्हें कहते हैं जो अपने आंखों से कांड को होते हुए देखते हैं। कांड यहाँ पे अच्छा मतलब वर्ड नहीं होगा, बट वॉट एवर जो आपको सही लगे, ठीक है। मतलब जो बेसिकली एविडेंसेस देते हैं बेस्ड ऑन देयर मेमोरी एंड परसेप्शन। अब मान लो ए के घर में ट्रेसपास हुआ था और सी जो है, ए के घर में ट्रेसपास हुआ था और उन्होंने बोला कि ट्रेसपास किया है बी ने इस फैक्ट को डिनाई किया, ठीक है। सी जो कि ए का नेबर था, सी जो कि ए का नेबर था, हाँ, सी जो कि ए का नेबर था, उसने बी को ट्रेसपास करते हुए देखा। तो यहां पर जो वो एविडेंस देगा कोर्ट में, इट वुड बी बेस्ड ऑन हिज मेमोरी एंड परसेप्शन, ठीक है, क्योंकि उसने अपने आंखों से देखा है। दैट्स व्हाई ही विल बी कॉल्ड एज सब्जेक्टिव विटनेस। अब ऑब्जेक्टिव विटनेस कौन होता है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो टेस्टिमनी ऑफ ए कमिश्नर अबाउट डिमार्केशन ऑफ अ लैंड। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, समझाता हूं ऑब्जेक्टिव विटनेस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव विटनेस उसे कहते हैं जिसने चीजों को होते हुए नहीं देखा है, ठीक है, जिसने चीजों को होते हुए नहीं देखा है, लेकिन उसको बताया गया है कि ये चीज ऐसे हुई है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया ना, टेस्टिमनी ऑफ ए कमिश्नर अबाउट डिमार्केशन ऑफ लैंड। लैंड का डिमार्केशन हुआ, बताया गया कि पार्टी ए का जो लैंड है वो कितना है, ठीक है, उसको डिमार्केट किया गया कि आपका इतना लैंड है, ठीक है। तो यहां पर उसका लैंड इतना है कि नहीं है वो कमिश्नर ने देखा नहीं है, उसने बस फाइनल अपने साइन दे दिए उसके ऊपर कि हाँ इसका लैंड इतना ही है। तो उसने अपनी आंखों से नहीं देखा है डिमार्केशन, बट उसने इसके रिगार्डिंग सिग्नेचर कर दिया कि हाँ भाई इसका डिमार्केशन हुआ था और इसका लैंड जो है वो इतना है, ठीक है। तो उसने अपनी आंखों से नहीं देखा, उसको किसी ने बताया कि डिमार्केशन के बाद इसका लैंड इतना निकल के आ रहा है और उसने मान लिया। तो ही विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव विटनेस। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, अच्छा, इनको ऑब्जेक्टिव विटनेस को एक और नाम से हम जानते हैं, फॉर्मल विटनेस, ठीक है। हाँ, तो ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्टिव या फिर जो फॉर्मल विटनेस है उसको हम अलाउ कर सकते हैं दैट ही में सबमिट हिज एविडेंस विथ एफिडेविट। मतलब वो अपना एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वो एफिडेविट के थ्रू सबमिट कर सकता है। लेकिन जो सब्जेक्टिव विटनेस है उसके एग्जामिनेशन इन चीफ को हम नहीं अलाउ करेंगे टू बी सबमिटेड थ्रू एन एफिडेविट। व्हाई? बिकॉज भाई जो सब्जेक्टिव विटनेस है जिसने अपनी आंखों से चीज़ों को होते हुए देखा है, अगर हम उसको अलाउ कर देंगे कि भाई तुम एक काम करो, जो अपने वकील साहब के पास जाओ, अपने स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवाओ, उनको बोलो कि ऐसी ऐसी बातें मैंने देखी थी, वो उनको लिख के और कोर्ट में सबमिट कर दें और ऑपोजिट पार्टी को सबमिट कर दें, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना, उस बंदे पे कोई प्रेशर नहीं होगा और अगर वो कोई गलती भी कर रहा होगा तो वकील साहब उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो एंड्स ऑफ जस्टिस है इट विल बी डिफीटेड। तो जो सब्जेक्टिव विटनेसेस होते हैं उनके एग्जामिनेशन इन चीफ को कोर्ट या कमिश्नर के सामने ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो कोर्ट या कमिश्नर के सामने अपने एविडेंसेस को देगा ना, तो उसको वो किसी भी प्रकार से क्या कहते हैं, फिल्टर नहीं कर पाएगा कि मतलब भाई कि वकील साहब हैं हमारे, वो सब कुछ बता देंगे क्या सही है क्या गलत है और मैं उसको बोल दूंगा, ऐसा तो होने नहीं वाला। कोर्ट में जाएगा तो थोड़ा प्रेशर रहेगा उस बंदे के ऊपर, उसके डिमीनर के थ्रू वो कई सारी मतलब वो प्रेशर में आके कई सारी ऐसी बातें बोल जाएगा जो उसके वकील साहब ने उसको बोलने से मना की हो, ठीक है। तो इसीलिए सब्जेक्टिव विटनेसेस का जो एग्जामिनेशन इन चीफ है वो कोर्ट में किया जाता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव या फॉर्मल विटनेसेस होते हैं उनको जनरली अलाउ कर दिया जाता है कि आप अपने स्टेटमेंट्स को एफिडेविट के थ्रू कोर्ट में जमा करवा दीजिए। लेकिन अगर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट करती है कि फॉर्मल विटनेस के स्टेटमेंट को भी कोर्ट में आके रिकॉर्ड करवाया जाए, तो वहां पर उस ऑब्जेक्शन को कंसीडर में लेना कोर्ट की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि इट मे बी ऐसा हो सकता है कि वो जो फॉर्मल विटनेस है उसका एग्जामिनेशन चीफ अगर कोर्ट में किया जाए तो उससे दूसरे पार्टी का केस स्ट्रांग हो सके, तो कोर्ट इसको डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अभी मैंने आपको ये बताया कि इट विल बी डन मैंडेटरली, दैट द एग्जामिनेशन चीफ विल बी डन मैंडेटरली ऑन एफिडेविट, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन आप ये मत भूलिएगा, मैंने आपको ये बताया था दैट द प्रोसीजर इज द हैंडमेडन ऑफ जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द जस्टिस विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द प्रोसीजर, ठीक है। अगर प्रोसीजर जस्टिस को डिफीट कर रहा है तो वहां पर जस्टिस जो है वो प्रोसीजर को प्रिवेल करेगा। समझ में आ गया आपको ये चीज? ठीक है, ओके। होप्स आपको यहां तक समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, ठीक है। ओके, ऑर्डर 19 रूल 3 पे जाते हैं। हाँ,
अब ऑर्डर 19 रूल 3 करते ही हमारा आखिरी टॉपिक होगा विथ रिगार्ड टू एफिडेविट. मैटर्स टू विच एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड. Affidavit shall be confined to such facts as the deponent is able of his own knowledge to prove, except on interlocutory applications on which statements of his belief may be admitted, provided that the grounds thereof are stated. जैसे मैंने आपको वेरिफिकेशन के दो टाइप बताए थे ना, फैक्ट्स दैट नीडेड टू बी प्रूव्ड एंड फैक्ट्स ऑफ हिज ओन नॉलेज, याद है ना आपको? तो एफिडेविट भी दो प्रकार के होते हैं. एक होता है आपका पर्सनल नॉलेज, ठीक है, और एक होता है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू. ठीक है, क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाता हूं. ठीक है, अब पर्सनल नॉलेज में आपका सब्जेक्टिव विटनेस का जो भी स्टेटमेंट है वो कवर हो जाएगा. अब यहां पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू का मतलब यहां पर क्या है, इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस. इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस क्या है मैं आपको बताता हूं. यहां पर पहले समझते हैं इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन क्या होता है. ठीक है, इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन जनरली हम उन्हें कहते हैं जो कि फाइल किए जाते हैं इन द कोर्ट इन द मिडिल ऑफ द सूट. कब किए जाते हैं? इन द मिडिल ऑफ द सूट. फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था. ठीक है, ए ओनरशिप क्लेम कर रहा था और बी भी ओनरशिप क्लेम कर रहा था. तो ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं. ठीक है, अब बी ने क्या किया, इवन तो सूट जो है वो पेंडिंग है, उसने प्रॉपर्टी के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ा करना शुरू कर दिया, या फिर उसमें खुदाई करना शुरू कर दी, या फिर उसमें फार्मिंग करना शुरू कर दी, वॉटेवर जो भी बी ने करना शुरू कर दिया. तो ए यहां पर ना सूट के बीच में एक इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन लगाएगा कि भाई साहब एक इंटरिम इंजंक्शन पास कर दीजिए और बी को रोक दीजिए कि जब तक सूट पेंडिंग है तब तक वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी चेंजेस ना करे. तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन. फिर से पढ़ते हैं इसको एक बार, रूल 3 सब रूल 1 को. एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड टू सच फैक्ट्स एज द डेपोनेंट इज एबल ऑफ हिज ओन नॉलेज टू प्रूव, एक्सेप्ट on interlocutory applications on which statements of his belief may be admitted, provided that the grounds thereof are stated. अब देखो भाई, interlocutory application लगाना है कि नहीं लगाना है ये तो वकील को पता होगा ना. क्लाइंट को थोड़ी पता है कि इंजंक्शन क्या होता है, रेस्टिट्यूशन क्या होता है. वो तो वकील साहब के पास आया, उसने बताया कि भैया देखो ऐसी ऐसी दिक्कत है, अब उसकी क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसीजर्स है वो तो वकील साहब को ही पता होगा. अब वकील साहब जो है वही जाके कोर्ट में बताएंगे ना, मतलब वही तो इसका एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि भैया क्या कहते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन पास कर दीजिए और इस बंदे को जब तक सूट पेंडिंग है तब तक उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी चेंजेस करने से रोक दीजिए. समझ में आ गया आपको ये चीज़? तो यहां पर इट इज इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू, क्योंकि उसको तो पता नहीं होगा कैसा एप्लीकेशन लगाना है, क्या लगाना है, कोर्ट में क्या करना होता है. ठीक है, तो उसको बताया गया कि भैया आप एक काम कर सकते हो, आप यहां पर कोर्ट से टेम्पररी इंजंक्शन ले सकते हो कि जो ऑपोजिट पार्टी है वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस ना करे. ठीक है, तो यहां पर तो ये क्या हुआ, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू. इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके. यहां तक आपको क्लियर हो गया? अच्छा, जो मैंने आपको ऊपर बात बताई थी 2002 के अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, जो ऑर्डर 18 रूल 4 में है, ये इस केस में भी कहा गया था. द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द अमेंडमेंट ऑफ 2002 वाज ब्रॉट टू सेव द प्रीशियस टाइम ऑफ द कोर्ट. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम लोग एक कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे. ठीक है, अब हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनको हम लोग सिर्फ कवर करेंगे, ऊपर ऊपर से उनका ब्रीफ लेंगे, ताकि जब मैं आगे उन वर्ड्स को यूज़ करूँ तो किसी भी इंसान को समझने में डिफिकल्टी ना आए कि उन वर्ड्स का मतलब क्या है. उनको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन आइए बस मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि उन टर्म्स के मतलब क्या होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टीज इन सिविल सूट. ठीक है, जनरली एक सिविल सूट में दो पार्टीज होती हैं. एक होती है प्रॉपर पार्टी और एक होता है नेसेसरी पार्टी. ठीक है, किसी भी सूट में डिक्री पास नहीं की जा सकती विदाउट अ नेसेसरी पार्टी. नेसेसरी पार्टी क्या होता है मैं आपको समझाता हूं. फॉर एग्जांपल, मान लो ये प्रॉपर्टी है और ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो इसमें जितने को पार्टनर्स होते हैं सबका अपना थोड़ा थोड़ा अधिकार बनता है प्रॉपर्टी के अंदर. ठीक है, अब इसमें अगर मान लो इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मान लो ए, बी और सी ये तीनों को पार्टनर्स थे. ठीक है, और डी जो है वो इस पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर अपना ओनरशिप क्लेम करता है.
ठीक है, डी जो है वो इस पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर अपना ओनरशिप क्लेम करता है। तो यहां पर जो ये पर्टिकुलर सूट है वो सिर्फ ए जो है इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता अगेंस्ट डी। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ही इज वन ऑफ द नेसेसरी पार्टी, नॉट ही इज वन ऑफ द नेसेसरी पार्टी। ठीक है, एंड पूरी प्रॉपर्टी जो है वो ए को बिलोंग नहीं करती, वो कलेक्टिवली ए बी सी तीनों को बिलोंग करती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर एक जो सूट है उसको प्रॉपरली एडजुडिकेट नहीं किया जा सकता विदाउट अ नेसेसरी पार्टी। मैं आपको तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है अगर उसको एडजुडिकेट कर दिया गया। फॉर एग्जांपल मान लो बी और सी को एलिमिनेट कर दिया गया, एलिमिनेट मतलब कि इग्नोर कर दिया गया, ए और डी के बीच में सूट चला। ठीक है, ए जीत गया जो कि को पार्टनर था, सॉरी सपोज डी जीत गया। ठीक है, उसने बोला कि चलो इस प्रॉपर्टी का ओनर तो मैं हूं, इस प्रॉपर्टी का ओनर तो मैं हूं। तो बी और सी ये दोनों ऑब्जेक्ट कर देंगे, ये बोलेंगे कि भाई हम तो यहां पर नेसेसरी पार्टी थे। ठीक है, हमारे बिना आपने सूट को एडजुडिकेट कैसे किया? और अगर मान लो डिक्री अगर डी के पास फेवर में आ भी गई तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, एग्जीक्यूशन का सूट नहीं डाल पाएगा वो बंदा। क्यों डाल पाएगा? क्योंकि बी और सी तुरंत क्लेम कर देंगे कि भाई हम तो नेसेसरी पार्टी थे, हमारे बिना इस सूट को डिटरमाइन कैसे किया गया। समझ में आपको नेसेसरी पार्टी कौन होती है और प्रॉपर पार्टी कौन होता है? प्रॉपर पार्टी वो होता है जिसकी जरूरत नहीं होती है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट। ठीक है, उनका कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो सकता है लेकिन उनकी नीड नहीं है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सूट। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी थी ऑन मॉर्गेज। ठीक है, अब ए और सी के बीच में ओनरशिप के रिगार्डिंग एक सूट सपोज सी ने ए के अगेंस्ट में एक सूट फाइल कर दिया ओनरशिप के रिगार्डिंग। ठीक है, तो बी जो है यहां पर ये एक प्रॉपर पार्टी है बट ही इज नॉट द नेसेसरी पार्टी। ठीक है, इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया? अच्छा, अब लास्ट टॉपिक हम लोग करते हैं आज का, प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट। प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट कौन होता है ये समझते हैं। ठीक है, ये बड़ा आसान टॉपिक है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बड़ा ही टेक्निकल टर्म है प्रो फॉर्मा, लेकिन इट्स अभी के आज के लेक्चर सबसे आसान टॉपिक आपको यही लगेगा। ठीक है, देखो प्लेंटिफ जो होता है उसको हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज डोमिनस लिटस। ही इज द मास्टर ऑफ द सूट। ठीक है, ही इज द मास्टर ऑफ द सूट। अब सपोज क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी है जिसके जॉइंट ओनर है ए एंड बी। ठीक है, सी ने इस प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर दिया। अब ए जो है वो सी के अगेंस्ट में सूट फाइल करना चाहता है फॉर सिविल ट्रेसपास। ठीक है, लेकिन जो बी है वो कहता है भाई मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं इस सूट में, मैं नहीं चाहता कि ये सूट आप फाइल करो। अब मैंने अभी आपको बताया कि एक नेसेसरी पार्टी के बिना क्या किसी सूट को डिटरमाइन, क्या डिग्री पास की जा सकती है? द आंसर इज नो। ठीक है, अब बी मना कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं करूंगा ये सूट फाइल सी के अगेंस्ट में। ठीक है, अब ए तो फंस गया। अब ए क्या करे यहां पर? ठीक है, तो ए क्या करेगा, ए बी को प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बना देगा, क्योंकि डिफेंडेंट किसे बनाना है वो ए के हाथ में है। ठीक है, ए जो है ही इज द मास्टर ऑफ द सूट एंड ही कैन मेक एनी वन डिफेंडेंट इन द कोर्ट इन द सूट। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने बी एंड सी दोनों को ही डिफेंडेंट बना दिया। अब यहां पर क्या होता है, एज पर ऑर्डर वन रूल 10, अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा। एज पर ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 2, जो कोर्ट है ना वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी पार्टी को स्ट्राइक आउट कर सकती है या फिर ऐड कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ए ने क्या किया, जो बी था जो कि मना कर रहा था कि नहीं मैं सूट नहीं फाइल करूंगा, बिकॉज ये नेसेसरी पार्टी तो उसकी बहुत जरूरत है वहां पर सूट को फाइल करने के लिए। ठीक है, तो ए ने क्या किया, बी और सी दोनों को डिफेंडेंट बना दिया। अब जब सूट जो है, जब सूट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जब उसके ऊपर मतलब पूरा जो उसका पूरा प्रोसीजर जब वो स्टार्ट हो जाएगा, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट बी को स्ट्राइक आउट कर देगा एज अ डिफेंडेंट एंड ही विल ऐड हिम एज द प्लेंटिफ। ठीक है, देखिए कैसे होता है ये प्रोसीजर। हाँ, ऑर्डर 10 रूल 2 ये रहा, कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज। द कोर्ट में, डिस्क्रिप्शन है कोर्ट के पास, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स ईदर अपॉन और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी, मतलब यहाँ पार्टी के एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है, एंड ऑन सच टर्म्स एज में अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट, order that the name of any party improperly joined, whether as plaintiff or defendant, be struck out, and that the name of any person who ought to have been joined, whether as plaintiff or defendant, or whose presence
before the court may be necessary in order to enable the court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit be added. समझ में आया? बड़ा आसान था ये चीज़. क्या किया गया, पहले उसको डिफेंडेंट बनाया गया, डिफेंडेंट बना के उसको फिर स्ट्राइक आउट किया गया, स्ट्राइक आउट करके फिर उसको प्लेंटिफ में ऐड कर दिया गया. भले वो बंदा चाहता नहीं था लेकिन स्टिल उसको उस सूट का एक पार्ट बना दिया गया. इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? ठीक है. अच्छा, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है ये मैंने आपको अच्छे समझा ही दिया था. तो इसके रिगार्डिंग एक दो केस लॉस थे, वो मेरे को आपको करवाने थे, तो देख लीजिए एक बार. ठीक है, ये एक इंग्लिश केस लॉ है, कोक वर्सेस गिल 1873 का. लॉर्ड ब्रेट ने इसमें क्या कहा था, हेल्ड दैट कॉज ऑफ एक्शन इज एवरी फैक्ट which would be necessary for the plaintiff to prove in order to support his right to the judgment in his favor. ठीक है, मतलब जजमेंट को अपने फेवर में लेने के लिए प्लेंटिफ ने जो भी फैक्ट्स स्टेट किए हैं कि इस बंदे ने ये काम किया है उसको प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2010 का, सोनिक सर्जिकल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. इसमें कोर्ट ने क्या कहा था, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द कॉज ऑफ एक्शन इज अ बंडल ऑफ फैक्ट्स which give rise to a right or liability and which enables a party to file a civil suit. The proof of these facts is a sine qua non for a success in the suit. The burden of proving the cause of action is upon the plaintiff. ठीक है, मतलब यहाँ पर यही कह रहा है कि जो फैक्ट्स हैं उसको बिना प्रूफ किए कोई जो प्लेंटिफ है वो इस सूट में सक्सेस नहीं पा सकता. ठीक है, बेसिकली वही सेम बात दोनों ही केसेस में कहे गए थे. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ मतलब बता दे रहा हूँ बस. देखिए, हो सकता है कि सीपीसी को समझने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही हो. वो डिफिकल्टी क्यों आ रही है मैं आपको बताता हूँ. बिकॉज इसमें ना चीज़ें बहुत हद तक प्रोसीजरल हैं. ठीक है, और आपने चीज़ों को होते हुए देखा नहीं है, और जो चीज़ें आपको बैरक के अंदर मिलती हैं फॉलो तो उसी को किया जाता है, लेकिन जनरली जो एक्चुअल कोर्ट प्रैक्टिस होती है ना वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं. तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होगे, क्या पता, जो भी अगर आप हो भी रहे हो तो. जैसे आज की जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वो आपको थोड़ी सी इंट्रिकेट लग रही होंगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लग रही होंगी, बट ट्रस्ट मी, धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना चीज़ें आपको सारी की सारी एकदम स्मूथली क्लियर हो जाएंगी. मैं इतना अच्छे से आपको चीज़ें समझाऊंगा कि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए चीज़ों को समझने में. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे फैक्ट एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट. उसके बाद हम लोग जो हमारा प्रॉपर अब जो आपका फेवरेट पार्ट है बैरक के रिगार्डिंग उस पर हम लोग एंटर करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे सूट्स ऑफ सिविल नेचर सेक्शन 9 एंड रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट्स एंड इशू. सो टिल देन, थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.